इंसानी जिंदगी में जितने तरह के जज्बाती जख्म और दुख एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में यदि कोई जख्म सबसे भारी वार कर सकता है तो वो है ट्रॉमा। ये ट्रॉमा कहीं से भी मिल सकता है, चाहे बचपन से, स्कूल कॉलेज के किसी घटना से, और कभी कभी कुछ पल के लिए आंखों के सामने घटे एक्सीडेंट से। लेकिन क्या हो अगर यही ट्रॉमा डीमन का रूप ले ले। ऐसे ही कुछ कहानी स्माइल मूवी की है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की पहली सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग ओवरडोज की शिकार है। ये औरत मर रही होती है और इस हालत में इसे इसकी बेटी देख लेती है। नेक्स्ट सीन आता है डॉक्टर रोज कॉटर पे, जो कि थेरेपिस्ट है। ड्यूटी के दौरान एक रात डॉक्टर कॉटर के पास एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम था वीवर। उन्हें यह भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से चोट पहुंचाते हुए मार लिया था, जिसके बाद से वीवर अनस्टेबल है। वीवर काफी बुरी मेंटल स्टेट में थी जहां वो खुद को जख्म वगैरह पहुंचाई हुई थी। रोज वीवर को संभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगी। इस पे वीवर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो आगे बताती है कि कुछ दिन पहले जब उसने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसे कोई एंटिटी परेशान कर रही है। इस पर रोज वीवर को कहती है कि ये उसका ट्रॉमा का असर है, लेकिन वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि वो पागल नहीं है। ये एंटिटी सचमुच उसका पीछा कर रही है और ये उसे देखकर एक क्रीपी सा स्माइल दिखाती है, जिसके बाद उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। रोज उससे पूछती है कि ये एंटिटी दिखता कैसा है, जिसपे वीवर कहती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है। कभी वो किसी अनजान इंसान की तरह दिखता है तो कभी आपके किसी अपने की तरह, लेकिन हर बार वो आपको देखकर मुस्कुराएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप खुद को मार न ले। अब ऑब्वियसली रोज वीवर की बातों पर यकीन नहीं करती और आगे वीवर अचानक ही अपना संतुलन खो देती है और चिल्लाने लगती है। रोज हेल्प बुलाने के लिए फोन लगाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर एकदम शांत हो गई है। रोज के पीछे मुड़ने पर वीवर ने अपने हाथ में एक वास का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वो रोज को देखकर स्माइल कर रही थी। इसके बाद वीवर खुद का गला काटकर अपने आप को मार लेती है। अब इस इंसिडेंट से रोज खुद काफी डिस्टर्ब हो जाती है। घर आने के बाद वो खुद को शांत करने के लिए शराब वगैरह का सहारा लेती है, जहां अचानक उसे एक कोने में वीवर दिखती है जो उसी तरह क्रीपली स्माइल कर रही थी। ये देख रोज शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहां उसका फियांसे ट्रेवर आ जाता है जो उसे संभालता है। ट्रेवर के पूछने पे रोज उसके साथ आज का इंसिडेंट शेयर करती है और ट्रेवर उसे डिनर के लिए ले जाता है। अब डिनर के दौरान हम रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहां हॉली ट्रेवर और रोज को अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। अब रोज आने से मना कर देती है क्योंकि उसे उस दिन काम पर जाना था। यहाँ हॉली रोज को उनका चाइल्डहुड होम बेचने की बात करती है, लेकिन रोज इसके लिए भी मना कर देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि रोज अभी भी हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट को लेकर डिस्टर्ब्ड है, जहाँ हॉली से उसका थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। तो अगले दिन रोज वापस अपने काम पे आती है और यहाँ उसे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल आता है। जोएल एक पुलिस ऑफिसर था और वो कल के एक्सीडेंट के बाद रोज का हाल पूछने आया था। ऐसे में रोज उससे बिना ठीक से बात किए चली जाती है। अब ऑफिस में रोज को हॉली का फोन आता है और हॉली उससे कल के इंसिडेंट के लिए माफी वगैरह मांगती है और उसे फिर से बर्थडे इनवाइट याद दिलाती है, जहां वो उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज को बाहर कार पार्किंग में फिर से वीवर दिखती है जो एज यूजुअल स्माइल कर रही थी। इससे रोज घबरा जाती है और बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट केन को नोटिस करती है जो वीवर की तरह ही रोज को देखकर स्माइल करता है। रोज उसे देखने अंदर जाती है और केन रोज को देखकर अचानक हिस्टेरिकल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। रोज डर के स्टाफ बुलाती है और केन को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर देती है, लेकिन स्टाफ के आने पर केन एकदम नॉर्मल हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद रोज के बॉस उसे एक पेड वेकेशन लेने की सलाह देते हैं क्योंकि रोज पिछले दिन के इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब्ड लग रही थी। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ट्रॉमा और डिस्टर्बिंग इंसिडेंसेस किसी के साथ भी हो सकती है, और ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे द बॉडी कीप्स द स्कोर बुक समरी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बुक समरी उन सब की मदद करेगा जो कि ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का इलाज ढूंढ रहे हैं। इस बुक समरी की मदद से आप ये भी जान पाएंगे कि ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का सोसाइटी में कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बुक के लेखक डॉक्टर बी से लगभग 3 दशक से ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजरने वाले पेशेंट्स के साथ समय बिता रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनको इस चीज में काफी डीप नॉलेज है। अब देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं और ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश इत्यादि। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपए का है, और अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 199 रुपए में। बस ध्यान रखिए कि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। और यहाँ एक और अमेजिंग चीज है, जो लक
लकी 100 यूजर्स होंगे उन्हें अपने ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुको एफएम को डाउनलोड करो, ऑडियो बुक सुनो, मैंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया है एंड हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, वेल हम रोज को अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक करते देखते हैं, जहां अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन होता सुनाई देता है। वो बाहर चेक करने जाती है मगर बाहर का दरवाजा लॉक्ड था। इसके बाद रोज नोटिस करती है कि पीछे का डोर किसी ने खुला छोड़ रखा था और वो काफी डरने लगती है। कुछ देर बाद उसे अपने अलार्म कंपनी से फोन आता है, जहां पहले तो फोन पर एक औरत उसे नॉर्मली एकदम अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया, तब ये औरत उसे कहती है कि क्या वो श्योर है, क्या सच में उसने किसी को अपने पीछे घर आते नहीं देखा। उसके बाद ये औरत रोज को पीछे मुड़ने कहती है, लेकिन तभी फोन दोबारा बजने लगता है और रोज रियलाइज करती है कि पिछला फोन कॉल उसकी इमेजिनेशन थी। अब फोन उठाने पे उसे एक्चुअली में इस बार अलार्म कंपनी का फोन आया था। इसके बाद वहां पुलिस और ट्रेवर भी आ जाते हैं और ट्रेवर रोज से पूछता है कि उसने अलार्म अलर्ट कब किया, लेकिन रोज कहती है कि उसे खुद कुछ याद नहीं। नेक्स्ट सीन में रोज अपने कैट मुस्टैश को खाना खिलाने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। ना रात को सोते समय रोज को एक और फिर से अपनी माँ के ड्रग ओवरडोज का नाइटमेयर आता है, जिसके बाद वो वीवर के एक्सीडेंट वाले दिन की टेप सुनने लगती है। वो वीवर के एक्सपीरियंस को एनालाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वॉइस टेप के बीच एक विस्पर सुनाई देती है जो कहता है रोज। रोज इसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने ठीक पास एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो उसे पुकार रही थी। रोज बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए नाइफ उठा लेती है, और इसी वक्त यहाँ ट्रेवर भी उठकर आ जाता है जो उसे नाइफ पकड़ा देखकर डर जाता है। अब अगले दिन रोज अपनी फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो डॉक्टर मैडलिन को मेड्स रिकमेंड करने कहती है, लेकिन डॉक्टर रोज को कहती हैं कि ऐसा हो सकता है कि वीवर के इंसिडेंट ने रोज के चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया हो, जहां उसने अपनी मॉम की मौत को देखा था। वो रोज को आराम करने की और थेरेपी दोबारा स्टार्ट करने की सलाह देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोज खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है। यहाँ काम के बारे में पूछने पर रोज हॉली से कहती है कि उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हॉली का बेटा एक्साइटेड होकर रोज का गिफ्ट खोलता है, जिसमें मिलती है रोज के पेट कैस मुस्टैश की लाश। अब ये देख वहां सभी शॉक्ड हो जाते हैं और हॉली रोज पे चिल्लाने लगती है। रोज मुस्टैश की लाश देख एकदम शॉक्ड हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहां मौजूद सारे गेस्ट्स रोज को शक की निगाह से देखने लगते हैं और रोज खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। इन द एंड वो बहुत रोने लगती है और पीछे की तरफ गिरकर खुद को चोट भी पहुंचा लेती है। इसके बाद हॉली और ट्रेवर रोज को उसी के साइक वार्ड लेकर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोज की हालत काफी खराब होने लग गई थी। खैर घर वापस आने के बाद रोज अपने साथ हुए इंसिडेंट्स और स्माइलिंग फेस वाली बात ट्रेवर को बताती है और कहती है कि उसके पीछे वही एंटिटी पड़ गई है जिसने वीवर की जान ली थी, लेकिन ट्रेवर रोज को पागल कहता है, सेइंग कि ये बीमारी तो उसके जीन्स में ही है। इससे रोज बहुत अपसेट हो जाती है और ट्रेवर पे चिल्ला भी देती है। अब उस रात रोज वीवर के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि वीवर अपने कैंपस में थी जब अचानक ही उसका प्रोफेसर एक हथौड़ा लिया उसके सामने आया और स्माइल करने लगा। इसके बाद उसने वीवर के ठीक सामने खुद को हथौड़े से कूटकर मार डाला। ये सब पढ़ते हुए रोज को फिर से कुछ विस्पर्स सुनाई देते हैं जो कि रोज कह रहे थे, और वो अपनी माँ की रूह को कमरे में दाखिल होती देखती है। रोज की माँ यहाँ उससे मदद मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन रोज इस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। तो नेक्स्ट डे रोज वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो इस सारे इंसिडेंट की जड़ तक पहुंच सके। यहाँ वो प्रोफेसर की वाइफ से मिलती है और खुद को एक रिपोर्टर बताती है। वाइफ रोज से शेयर करती है कि उसके पति की हालत अचानक ही खराब होने लग गई थी। वो अपने आप से बातें करते थे और अक्सर देर रात चीखते चिल्लाते हुए उठते थे। वो कहने लग गए थे कि वो एक शैतान को स्माइल करते हुए देखते हैं और वो स्माइल उन्हें पागल बना रही है। इसके बाद वो रोज को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसने डिपिक्ट किया था कि ये एंटिटी कैसे दिखती है। यहाँ कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें बेसिकली एक ऐसी ह्यूमन फेस थी जो खुद का शक्ल ही एक मास्क की तरह बदल रही हो। यहाँ रोज एक आदमी की ड्राइंग भी देखती है जो प्रोफेसर का भाई था, जिसकी मौत 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में हुई थी। ड्राइंग से यह क्लियर था कि प्रोफेसर को कभी कभी ये एंटिटी उनके भाई के रूप में दिखती होगी। यहाँ रोज को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब उसने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जहां उसके सामने ही एक औरत ने खुद को मार लिया। रोज उस औरत का नाम पूछती है, लेकिन अब तक प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है और इसीलिए वो उसे घर से निकाल देती है। तो इस बात की तह तक जाने के लिए रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है, जो कि आपको याद हो तो पुलिस था। यहाँ जोएल और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था प्रोफेसर के सामने, उस औरत ने भी किसी आदमी को हाईवे पे मृत देखा था। जोएल इस हाईवे का सिक्योरिटी फुटेज देखता है और पता लगाता है कि ये आदमी भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। इन सारे फुटेजेस के प्रिंट आउट्स निकालकर रोज तुरंत अपने फियांसे ट्रेवर के पास जाती है, जहां ट्रेवर ने घर पर डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। यहाँ ट्रेवर और डॉक्टर मैडलिन रोज से बात
बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। इसके बाद रोज अपनी बहन हॉली से मिलने जाती है, जहां हॉली भी उसके प्रूफ्स वगैरह देखने से और उसकी कहानी सुनने से इनकार कर देती है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि बचपन में हॉली रोज को उनकी पागल माँ के साथ अकेला छोड़ के घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ ने रोज पे बहुत अत्याचार की है, और तो और उनकी लाश भी रोज को ही मिली, जिसके ट्रॉमा से रोज आज तक निकल नहीं पाई है। खैर हॉली भी रोज को निकाल देती है, जिससे एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि रोज पूरी तरह टूट जाती है और कार में बैठकर बहुत चीखती चिल्लाती है। ये सीन रोज का नेफ्यू अपनी खिड़की से देख रहा होता है, जिससे वो भी डर जाता है। सीन दर सीन रोज की हालत बिगड़ती जा रही थी और नेक्स्ट सीन में रोज कार में ही बैठी थी जब उसे जोएल का फोन आता है। जोएल रोज को बताता है कि स्माइल रिलेटेड केसेस में टोटल 20 डायरेक्ट लिंक मिले हैं, जहां हर बार ही एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा और फिर खुद को मार डाला। इन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को मरते हुए तो देखा था, लेकिन खुद को मारने के बजाय किसी दूसरे को मार डाला, और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जोएल और रोज इस आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट इस वक्त कत्ल के लिए जेल में भर्ती था और यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 केसेस में से एक वही है जो एक कत्ल को देखने के बाद भी खुद स्माइलिंग एंटिटी का शिकार नहीं हुआ, और इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। इस पर रॉबर्ट बताता है कि ये एंटिटी लोगों के ट्रॉमा पे फीड करती है और इसे हर हाल में ट्रॉमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने के बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला, और इसकी वजह से कर्स पड़ोसी की वाइफ पर चला गया जिसने अपने पति को मरते देखा। इस वजह से उस औरत ने यह कर्स आगे बढ़ाया और रॉबर्ट बच गया। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। ये बात सुनकर रोज बहुत शॉक्ड हो जाती है और फौरन घर चली जाती है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ उससे मिलने डॉक्टर मैडलिन आती हैं, जो कि रोज से पिछले दिन के लिए माफी मांगती है। अब पहले तो रोज उन्हें दरवाजे से वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे मालूम हो कि तुम ठीक नहीं हो, तो ऐसे में मैं चाहूँ तो अथॉरिटीज को फोन कर सकती हूँ, कह सकती हूँ कि तुम अनफिट हो, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर रोज उन्हें अंदर लाती है और यहाँ वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसकी सारी फैमिली ने उसे अकेला कर दिया है। तभी रोज का फोन बजता है और ये कॉल डॉक्टर मैडलिन का था। जी हाँ दोस्तों, असली डॉक्टर मैडलिन रोज को फोन करके पिछले दिन अचानक घर आने के लिए माफी मांगती है और उनके सामने बैठी डॉक्टर मैडलिन एक भयानक रूप लेने लगती है। ये एंटिटी डॉक्टर मैडलिन के रूप में भी स्माइल करने लगती है और रोज से कहती है कि तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इसके बाद ये एंटिटी रोज की तरफ बढ़ती है और रोज चीखने चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज एक नाइफ लेकर अपने हॉस्पिटल आई है, जहां वो ये कहकर एंटर करती है कि उसे अपने ऑफिस से कुछ सामान लेना है। यहाँ वो केन के कमरे में जाती है और केन को चाकू से बेरहमी से मार डालती है, जिससे कि उसके बॉस और कलीग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम रोज को कार में ही बैठा देखते हैं और वो इस सीन को बस इमेजिन करके ही रो रही थी। यहाँ उससे मिलने उसके बॉस आते हैं, जो रोज के पास नाइफ देखकर उसे भर्ती करने की बात करने लगते हैं, लेकिन रोज बॉस में भी वही स्माइलिंग एंटिटी देखती है और वहां से भाग निकलती है। रास्ते में उसे जोएल का फोन आता है, जो उसे बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी की गई है, जिस पे रोज कहती है कि उसे समझ आ गया है कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो जोएल को कहती है कि ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए ये स्पिरिट चाहेगी कि उसकी मौत को कोई देख ले, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी और खुद को अकेला कर लेगी। अब हम रोज को उसके बचपन के घर में देखते हैं, जहां आकर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें यह मालूम होता है कि जब रोज की मां ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज के वहां आने पर वो जिंदा थी। उन्होंने रोज को मदद बुलाने को कहा था, लेकिन 10 साल की रोज ने अपनी मां को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गई। अब इस घर में रोज एक लालटेन जलाकर एंटिटी के आने का इंतजार करती है, जब उसे अपनी माँ वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है। रोज यहाँ आती है और बिस्तर पे अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उन्हें एक अच्छी माँ बनने नहीं देती, लेकिन वो रोज से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो रोज से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। इस पर रोज काफी रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर है जिसने रोज को बहुत मारा और बुरी तरह ट्रीट किया था। वो जिंदगी भर उन्हें नहीं बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ कर देगी। ये सुनकर रोज की माँ एंटिटी का रूप लेते हुए मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर देगा। रोज यहाँ इस एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर ये एंटिटी कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे इनवाइट किया है। इसके बाद रोज वहां से भागने लगती है और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े मॉन्स्टर में बदलकर उसका पीछा करती है। रोज बाहर आती है और ये स्माइलिंग एंटिटी रोज को मारने की कोशिश करती है, सेइंग कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन रोज कहती है कि ये दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें इस पर नहीं जीतने दूंगी। ये कहकर रोज पास ही पड़े लालटेन से उसे जला देती है और इस घर से बाहर निकल जाती है। हम एंटिटी को इसी घर में फंस कर मरते हुए देखते हैं और इधर रोज जोएल के घर जाती है।
रोज जोएल से अब तक के इंसिडेंट्स के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने जिंदगी भर खुद के चारों ओर एक दीवार बना रखी थी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जोएल ने पहली बार उस दीवार के पार उसे देख लिया और उसके करीब आने लगा, जिस वजह से वो बहुत डर गई और उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद वो जोएल से कहती है कि वो उसके पास रहना चाहती है। इस पर जोएल कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसी पल जोएल भी इस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगता है। नाउ रोज और हम एज एन ऑडियंस रियलाइज करते हैं कि रोज तो अभी भी उसी घर में इस एंटिटी के साथ कैद है। ये एंटिटी रोज को ओवरपावर करने की कोशिश करती है और इधर जोएल भी इस लोकेशन पे आ चुका था ताकि वो रोज को बचा सके। उसे देखकर रोज खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है और ये एंटिटी एक भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है जो कि काफी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। इसके बाद ये एंटिटी रोज के अंदर दाखिल हो जाती है और आखिरी सीन में हम जोएल को घर के अंदर आता देखते हैं, जहां वो रोज को क्रीपली स्माइल करते देखता है, जिसके बाद वो खुद को जलाकर मार डालती है। ये सीन जोएल देख लेता है, डिपिक्टिंग कि ये कर्स अब जोएल आगे बढ़ाएगा। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म स्माइल की पूरी कहानी और अब हम इससे जुड़े कुछ थियरीज पे डिस्कस करेंगे। स्माइल एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जहां हम ट्रॉमा रिलेटेड हॉरर को कई लेयर्स और थीम्स के तहत देखते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी को देखा जाए तो यहाँ रोज एक थेरेपिस्ट है जो अपने सामने एक पेशेंट वीवर को मरते हुए देख लेती है। इस इंसिडेंट के बाद रोज को हर जगह एक एंटिटी स्माइल करते हुए दिखती है जो कभी वीवर का रूप ले लेती है तो कभी किसी और का। धीरे धीरे ये एंटिटी रोज को पागल बनाने लगती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये एक्चुअली एक कर्स लाइन का हिस्सा है जहां एक आदमी की मौत से ट्रिगर होकर ये कर्स आपको लग जाता है और अब आपको ये ट्रॉमा आगे बढ़ाना है, या तो खुद को मारकर या फिर किसी और को मारकर जिसे देखने वाला इंसान कर्स्ड हो जाएगा। अंत में रोज खुद इस एंटिटी को कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये एंटिटी रोज के मेंटल हालत का इस्तेमाल करके उसे उसी के दिमाग में कैद कर देता है और अंततः उसे मार डालता है, जहां जोएल इस इंसिडेंट को देखता है और इस कर्स का शिकार हो जाता है। देखा जाए तो इस कहानी में मेंटल हेल्थ को कई बार हाईलाइट किया गया है, जहां रोज ने बचपन में अपनी मां को मरते हुए देखा था और अब्यूज झेला था, लेकिन वो उसे कभी बाहर नहीं आ पाई। इंस्टेड वो एक फेक जिंदगी जीने लगी जहां वो किसी को अपने ज्यादा करीब आने नहीं देती थी और प्रिटेंड करती थी कि सब कुछ ठीक है। जब उसे मेंटल हेल्थ के कारण छुट्टी लेने को कहा जाता था तब भी वो हॉली से झूठ कहती थी कि उसने काम से बस आज दोपहर के लिए ऑफ लिया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति का सच किसी को ना पता चले। खैर, एक मौत और देख लेने के बाद धीरे धीरे रोज की हालत बिगड़ने लगती है। एक सीन में डॉक्टर मैडलिन उसे कहती भी है कि तुम्हारे बचपन का ट्रॉमा कभी हील हुआ ही नहीं, तुम उससे बाहर तभी निकल सकोगी जब इस पर कंट्रोल हासिल करो। लेकिन क्या रोज कंट्रोल हासिल कर पाती है? फिल्म के अगले ही सीन में हम रोज को अपनी डार्क सर्कल्स और बुरी हालत को मेकअप से ढकते हुए देखते हैं और स्माइल करने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, डिपिक्टिंग कि उसने अपनी थेरेपिस्ट की बात कभी समझी ही नहीं और फेक करने की कोशिश करती रही। एक चीज जो हम कहानी में बार बार देखते हैं कि कई अपसाइड डाउन शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ये सिग्निफाई करता है कि कहानी की कैरेक्टर रोज अपने दर्द को एक अपसाइड डाउन फ्राउन यानी कि स्माइल से देखती है, जबकि उसे उस पर वर्क करना चाहिए, लेकिन वो हर चीज का उल्टा वर्जन देख रही है और खुद को समझ नहीं पा रही है। ट्रेवर भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है क्योंकि वो क्लियरली रोज की तकलीफ समझ नहीं पाता। फर्स्ट सीन में वीवर की मौत के बाद ट्रेवर उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं क्या कर सकता हूँ, जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को दरकिनारे करने का नॉर्मल रिस्पॉन्स देखा जाता है। आगे रोज उससे कहती है कि तुम्हें जिंदगी में हर चीज पिक्चर परफेक्ट चाहिए, जबकि रियलिटी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। इस स्टोरी में कई मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। लाइक जिस दिन वीवर का केस आया उस दिन रोज से उसका बॉस पूछता है कि क्या तुम पिछले दिन लेट नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। ये सुनकर वीवर गिल्टी दिखती है, जबकि बॉस का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। उस दिन वो ऑफिस से फिर जल्दी निकल जाती है, लेकिन तभी वीवर के लिए कॉल आता है और रोज वापस अंदर आकर कॉल अटेंड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी माँ को मरता छोड़ देने का गिल्ट उसकी लाइफ के हर डिसीजन पे दिखता है। अगर वो वापस आकर कॉल नहीं उठाती तो शायद बच भी जाती। इन द एंड हम देखते हैं कि हर कोई रोज को बहुत खराब ट्रीटमेंट देता है, जो कि कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा के मरीज हर किसी को समझ नहीं आते। हमने कई बार देखा है कि अगर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी से जा रहा है तो लोग उसे बोलते हैं अरे सोचो मत ना, ओवरथिंक मत करो, इसी से हो रहा है। बट लोग समझ नहीं पाते कि ये एक एक्चुअल डिजीज है। रोज की बहन और फियांसे भी इसी कैटेगरी में थे। अब ये एंटिटी एग्जैक्टली क्या है ये फिल्म में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसे इंसान के डिप्रेशन, पीटीएसडी इत्यादि का स्वरूप समझ सकते हैं। बेसिकली ये एंटिटी आपके अपने लोगों पर वार करना चाहता है, जिससे कि फिल्म में इसके पहले शिकार ट्रेवर और हॉली रहे। लेकिन ये सब ने रोज के ट्रॉमा को नहीं समझा, सिर्फ जोएल ही रोज के साथ खड़ा रहा, जिस वजह से इस एंटिटी ने रोज को उसके ही दिमाग में कैद करके रखा जब तक कि जोएल वहां आ नहीं गया और उसके आने पर उसे मार डाला।
कहानी में बार बार रोज को अपने मेंटल स्टेट का मरीज दिखाया गया है और लास्ट में भी वो सचमुच इससे आजाद नहीं हो पाई। नोटिस करें तो ये एंटिटी कभी भी आपको खुद नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि शापित इंसान खुद ही रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क भूलकर खुद को हर्ट करता है। ठीक ऐसा ही मेंटल इलनेस और डिल्यूजन से पीड़ित इंसान के साथ होता है। इन द एंड आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर फिल्म में सारे विक्टिम स्माइल से क्यों जुड़े हुए थे, क्योंकि इंसान की नकली स्माइल ही ट्रॉमा और स्ट्रेस को ढकने का काम करती है। शायद इसलिए ये एंटिटी भी इंसान को उसके स्माइल के रूप में कर्ज करती है, जहां इंसान मुस्कुराते हुए खुद को मार ही डालता है। अब कहने का तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बिकॉज स्माइल हैज अ लॉट टू अनपैक इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ट्रेजेडी, लेकिन उससे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो घंटों लंबी बन जाए। इसीलिए मैंने बेसिक मेटाफोर्स और इमेजरी से सब कुछ आपको समझा दिया है। होपफुली जो पॉइंट मैं यहाँ डिपिक्ट कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच गया हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 का इस्तेमाल कीजिए टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर सिर्फ 250 लोगों के लिए है और किन्हीं 100 लकी विनर्स को ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 100% कैशबैक मिल जाएगा। अब जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।